बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी मेथड फॉर फ्रेम्स। इससे पहले हमने बीम्स के बारे में बात की थी। बीम्स और फ्रेम्स में हमारे पास बेसिकली अगर डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास बीम में एक मेंबर होता है और फ्रेम के हर मेंबर को हम एज अ बीम ट्रीट करते हैं। बेसिक स्टेप्स जो हमारे पास बीम के लिए थे वही हमारे पास फ्रेम के लिए रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट अवर बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। उसके लिए हमारे पास स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी की डिग्री स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट का पता होना चाहिए, कितनी डिग्री इनडिटर्मिनेट है। रिडंडेंट एक्शन की लोकेशन हम क्या चूज़ करते हैं, DRS मैट्रिक्स क्या है, और एंड में हमने बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। नाउ एनालिसिस अंडर एक्चुअल लोड, यूनिट लोड एट AR लोकेशन ऑफ AR1 एंड यूनिट लोड एट लोकेशन ऑफ AR2। देन टेबल, उसके बाद हम DRL मैट्रिक्स और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स एंड देन हम AR मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। मेंबर एंड एक्शन के लिए भी वही हम जनरल प्रोसीजर को फाइंड करेंगे। आप मैट्रिक्स अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक्स अप्रोच हमने एग्जाम्पल 2 में फॉलो किया था, लेकिन हम वो फॉलो नहीं कर रहे, वो थोड़ा सा लेंथी है, तो हम जस्ट जनरल प्रोसीजर से उसको बैलेंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वही प्रॉब्लम 1 है, हमने क्या करना है, बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को बनाना है। स्टेप 1 हमारे पास वही रहेगा। उसके लिए हमारे पास हम इसको एज ए रिडंडेंट एक्शन चूज करते हैं, दैट इज AR2 एंड दिस विल बी AR1 एंड AR2। आपके पास 3 4 5 माइनस 3 2 डिग्री आपके पास इनडिटर्मिनेट था, तो आपने दो रिडंडेंट एक्शन चूज कर दिए। नाउ दिस विल बी आवर बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। पहला स्टेप हमारे पास डन हो गया। सिर्फ जस्ट हमने DRS मैट्रिक्स लिखना है। DRS मैट्रिक्स आपके पास किसको, सेटलमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये स्पॉट आपके पास ना एक्स डायरेक्शन में कुछ मूव हुआ है और ना ही वाई की डायरेक्शन में कुछ सेटल डाउन हुआ है। आपके पास सेटलमेंट DRS मैट्रिक्स विल बी 0 0। नाउ द सेकंड स्टेप इज टू एनालाइज द बीम अंडर एक्चुअल लोड। एक्चुअल लोड के अंदर हम एनालाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीम को फ्रेम को एज अ वन मेंबर ड्रा करेंगे और हम इसके रिएक्शन को फाइंड करेंगे। यूजिंग समेशन f of x, दिस इज 5 लेफ्ट राइट वर्ड। इसका रिएक्शन आपके पास लेफ्ट वर्ड आ जाएगा। डाउनवर्ड आपके पास 30 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास 60 अपवर्ड आ जाएगा। एंड देन मूवमेंट आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 15, 32 आर 60 और इसका मूवमेंट आर्म 15 बन जाएगा। तो डेट विल बी इक्वल टू 975। आपके पास मूवमेंट क्लॉक वाइज है तो उसका रिएक्शन आपके पास एंटी क्लॉक वाइज होगा। उसके बाद आप हर एक मेंबर को अलग अलग ट्रीट करेंगे। हम इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर ABC एंड CD। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि आप किस तरफ से x को ले रहे हैं, क्या आपके पास ओरिजिन क्या है। हम ओरिजिन ले रहे हैं D को एज अ मेंबर CD एंड ओरिजिन ले रहे हैं C को एज अ मेंबर इन मेंबर BC एंड ओरिजिन ले रहे हैं A को फॉर अ मेंबर AB। उसी तरह हम मूवमेंट की इक्वेशन लिखेंगे। आपके पास CD के लिए मूवमेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, m विल बी इक्वल टू 0। अगर हम BC की बात करें तो m विल बी इक्वल टू, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2I है, इसका I है एंड इसका I है। m विल बी इक्वल टू 2x दैट इज फोर्स एंड डिस्टेंस विल बी x बाई 2। और अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट लगेगा और क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है, राइट से क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मूवमेंट विल बी इक्वल टू माइनस x square। दिस विल बी फॉर BC एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to 30। इसकी लिमिट 0 से 30 और बाकी दोनों की लिमिट 0 से लेकर 15 तक। इसके लिए आप इसको लेफ्ट से देख रहे हैं, ये राइट से था, ये भी राइट से था, ये आपके पास लेफ्ट से है। सबसे पहले आपके पास पॉइंट मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -975। m विल बी इक्वल टू -975 एंड देन अपवर्ड फोर्स से आपके पास 5 k की, प्लस 5x, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रही है और आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज है। m विल बी इक्वल टू -975 प्लस 5x। दिस विल बी द मूवमेंट फंक्शन अंडर एक्चुअल लोड। इसी तरह हम मूवमेंट के फंक्शन लिखेंगे जब हम AR1 लगाते हैं और AR2 लगाते हैं। AR1 के लिए आपके पास जस्ट हम इसको पहले आपने ये एज्यूम करना है कि आपके पास ये क्या हुए, जुड़े हुए हैं आपस में, मतलब ये जस्ट एज अ वन मेंबर है। इसकी हम एक स्टेप को स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक प्रोसीजर क्या है कि आपने इस तरह बनाना है, इस पे AR1 लगाना है और फिर आपने यहाँ पे उसके रिएक्शन फाइंड करने, देन उसके बाद इनको अलग अलग करना है। हम एक स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए जस्ट आपने ये एज्यूम करना है कि ये आपके पास क्या है, जुड़े हुए हैं। तो आपके पास 1, अगर यहाँ पे आपके पास लेफ्ट वर्ड है तो इसका रिएक्शन आपके पास राइट वर्ड आ जाएगा। देन आपके पास इसको आप बैलेंस कर सकते हैं 1, और ये आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है, इसको रेजिस्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये डिस्टेंस आपके पास 15 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 15, दिस विल बी द क्लॉकवाइज
clockwise and forces will be like this and this, और आपके पास इसका जो रिएक्शन है वो आपके पास दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आपके पास क्लॉकवाइज आ जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये वाला जो मेंबर है लास्ट में ऑटोमेटिकली खुद बहुत बैलेंस हो जाएगा। क्यों 1 × 15 आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रही है, और सॉरी 1 × 15 भी क्लॉकवाइज बन रही है, और यहाँ पे भी आपके पास क्लॉकवाइज है। तो ये आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट थी, इसका रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज़ क्लॉकवाइज, this is anti-clockwise and this is clockwise, this force is rightward leftward। सो इसका जो रिएक्शन होगा वो आपके पास, अगर ये यहाँ पे राइटवर्ड है तो आपके पास यहाँ पे ये लेफ्टवर्ड होगी। सो अब आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रही है और इसके 15 आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है। सो सिमिलरली आप वही सेम सेक्शन ले लेंगे, दिस विल बी द x एंड दिस विल बी द x। सो m इज़ इक्वल टू, अगर आप देखें तो आपके पास ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है, दैट विल बी इक्वल टू -x इस सेक्शन के लिए। इस सेक्शन के लिए m विल बी इक्वल टू, राइट से देख रहे हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी -15। और अगर आप इस सेक्शन से देखें तो यहाँ से आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रही है, लेफ्ट से एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होती है, तो m इज़ इक्वल टू -x। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अपवर्ड लग रहा है तो आपके पास 1 डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन आपके पास आपने इसको क्या अज्यूम करना है, 1 मेंबर अज्यूम करना है। तो आपके पास ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है 1 × 30, ये वाला डिस्टेंस आपके पास 30 है इधर से लेके इधर तक। सो 1 × 30 की क्लॉकवाइज मूवमेंट, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रही है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए आपके पास एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होनी चाहिए 30 की। ये तो हमने एज अ होल मेंबर बात की, अब इसको मेंबर बाय मेंबर हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। सो दिस इज़ 1 डाउनवर्ड, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा अपवर्ड, एंड यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा डाउनवर्ड। सो वही आपके पास यहाँ पे 1 डाउनवर्ड आया, तो इसकी वजह से आपके पास ये क्या बन रही है, मूवमेंट बन रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको रेजिस्ट करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास क्या हो जाएगी, मूवमेंट आ जाएगी 1 × 30 की, क्योंकि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 30 है, कपल मूवमेंट 30 है, तो रेजिस्ट करने के लिए आपके पास फिक्स स्पॉट पे 30 की मूवमेंट आ जाएगी। दिस इज क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज 30 की 1 अपवर्ड। अब यहाँ पे आप देखें 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, तो आपके पास सारे के सारे मेंबर क्या है, बैलेंस है। सो यहाँ पे सेम वही सेक्शन हम लेंगे, दिस एंड दिस। अगर आप मेंबर CD की बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक्सियल फोर्सेज हैं, कोई भी फोर्स की बेंडिंग मोमेंट नहीं काज कर रही। सो इसकी बात करें तो आपके पास 1 × x। डायरेक्शन देखें तो आपके पास क्या है, एंड काउंटर क्लॉकवाइज है, राइट से काउंटर क्लॉकवाइज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो m विल बी इक्वल टू x। सिमिलरली अगर यहाँ से आप बात करें तो हमने इस तरफ से लेना है, इस तरफ से आपके पास ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज मूवमेंट है किसकी, 30 की। सो m विल बी इक्वल टू +30। सो यही जो हमने मूवमेंट के फंक्शन लिखे थे, कैपिटल M के फंक्शन और स्मॉल m के फंक्शन, इसके लिए हमने क्या करना है, एक टेबल बनाना है। जैसे ही आपने टेबल बना दिया तो राउंड अबाउट आपका 60% तक का वर्क, कंसेप्चुअल वर्क हो गया, बाकी उसके बाद कैलकुलेशन ही है। सो मेंबर AB, मेंबर BC, CD, ओरिजिन लिख दिए, लिमिट लिख दिए, और जहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि आपके पास ये जो मेंबर था BC, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2I है। मैक्सिमम हम यहाँ पे ये भूल जाते हैं, इसी वजह से हमने यहाँ के लिए I के लिए एक्सप्रेशन रो बनाई हुई है, I, 2I एंड I। सो दिस इज द मूवमेंट फंक्शन, M1 फंक्शन एंड M2 फंक्शन, -x, -15, -x। सो नाउ द स्टेप 4 विल बी टू फाइंड DRL मैट्रिक्स। ये DRL आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट अंडर एक्चुअल लोड। सो DRL विल बी इक्वल टू, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, m टाइम m1, DRL 1 की बात करें तो m टाइम m1 डिवाइडेड बाई EI इंटू dx। द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to L। सो आपने जस्ट एक एक कॉलम को देखने जाते हैं। अगर पहले कॉलम में देखें m टाइम m1 -975 + 5x टाइम -x m1, और कैपिटल M1 -975 + 5x इंटू -x, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 15, और 1/EI हमने कॉमन लिया हुआ है तीनों में से, 1/EI ईज के लिए। सो प्लस 1/2, ये 1/2 कहाँ से आया कि अगर आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो इसमें I की जगह क्या है, 2I। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, m1 डिवाइडेड बाई 2I। तो EI तो आपने कॉमन लिया हुआ है, तो ये 2 आपके पास क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, 1/2। सो 1/2 लिमिट इज फ्रॉम 0 to 30, -x², आपके पास क्या है m, और -15 आपके पास क्या है, स्मॉल m1, प्लस 0 to 15, 0 ×
0 मल्टीप्लाई बाई -x3, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप DRL1 निकालें तो ये आ जाएगा 1/EI 171,562.5। सिमिलरली आप DRL2 निकाल सकते हैं। DRL2 के लिए आपके पास यहाँ पे -x की जगह क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, आपके पास यानी -x की जगह 30। अगर आपने कैलकुलेटर में इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे इसको कैंसिल नहीं करना, -x की जगह क्या कर देना है, 30 कर देना है। एंड यहाँ पे आपके पास -15 की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जैसे इसको इक्वल प्रेस करना है, लास्ट वाला तो है ही 0 है, तो आपके पास DRL2 आ जाएगा 1/EI टाइम -523,125। सो आपने इसको एक एज अ मैट्रिक्स लिख लेना है, DRL मैट्रिक्स। सिमिलरली इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, F11, F12, F21 एंड F22। सो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ यूनिट लोड के साथ है। तो F11 आपके पास यहाँ पे जो था कैपिटल M टाइम M1 था, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ स्मॉल m1 यानी कि M1 का स्क्वायर, स्मॉल m1 स्मॉल m2, M1 M2 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना और यही लिमिट, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करना है। टेबल बनने के बाद आपके पास ये आसान हो जाएगा। सो हमने लास्ट पार्ट में यूजली या तो F11 फाइंड किया था या F22 फाइंड किया, तो इस पार्ट में हम F12 की कैलकुलेशन देखते हैं। सो F12 विल बी इक्वल टू M1 टाइम M2। सो M1 आपके पास क्या है -x, M2 क्या है 30। अगर लिमिट की बात करें तो 0 to 15, 1/EI हमने कॉमन लिया हो, प्लस 1/2 इस वजह से इसका मोमेंट एच आपके पास 2 आई है। 0 to 30 लिमिट आपके पास, एंड -15 टाइम x, -15 इज M1 एंड x इज M2। सिमिलरली 0 to 15 -x मल्टीप्लाई बाई 0, सो डेट विल बी इक्वल टू -6750। यहाँ पे सिर्फ हमने F12 फाइंड किए। सिमिलरली आप F11 फाइंड कर सकते हैं, F22 फाइंड कर सकते हैं। F11 के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, -x का स्क्वायर, ये आपके पास 30 कैंसिल हो जाएगा, 0 to 15 -x का स्क्वायर प्लस 1/2 -15 का स्क्वायर, x आपके पास नहीं होगा, जस्ट -15 का स्क्वायर 0 to 30 1/2, एंड यहाँ पे आपके पास -x और स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0 नहीं होगा, तो ये भी आपके पास वैल्यू में काउंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से हमने फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को फाइंड किया 1/EI टाइम दिस। सो नाउ कैलकुलेशन करते हैं। AR विल बी इक्वल टू F इनवर्स ऑफ DRS मैट्रिक्स माइनस DRL मैट्रिक्स। सो DRS आपके पास क्या है, 0 है, पोर्ट सेटलमेंट्स नहीं है, तो माइनस DRL आ जाएगा। AR1 AR2, सो EI यहाँ पे आपके पास 1/EI था, तो इस तरफ आकर इन्वर्स हो गया, मैट्रिक्स इन्वर्स हो जाएगा और 1/EI की जगह EI आ जाएगा। सो EI के साथ कैंसिल, दिस विल बी द, सो आपके पास मैट्रिक्स 1 को हमने मैट्रिक्स 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में पुट कर देंगे, वो खुद इन्वर्स लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये इसके साथ माइनस, पहले इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन आपके पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं करना। सो AR1 आपके पास आ जाएगा 7.95 प्लस 7.95 आया, तो मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, एंड AR2 इज 32.05। सो नाउ आप फ्रेम बना सकते हैं दोबारा अपनी 5 के एक्चुअल लोड, और यहाँ पे आपके पास रिएक्शन की जगह 7.95 एंड 32.05। नाउ अपने मेंबर्स को बैलेंस करने से पहले, आप तो एक मेंबर बाय मेंबर जाकर बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन मेंबर्स को बैलेंस करने से पहले अगर आप इनके रिएक्शंस को फाइंड कर दें डायरेक्टली, मतलब एज अ जैसे भी इसको एक मेंबर कंसिडर करके इसकी रिएक्शन फाइंड करें और मेंबर बाय मेंबर बैलेंस करते हैं, तो अगर लास्ट में ये वाला मेंबर ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाए, तो इसका मतलब है आपने जो मेंबर्स को बैलेंस किया था वो आपने ठीक किया था। सो यहाँ पे आपके पास 7.95, दिस इज़ 5 के, तो आपके पास यहाँ पे 2.95 की फोर्स आ जाएगी यूजिंग समेशन f ऑफ x। 60 डाउनवर्ड लग रहा है 32.05, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास 27.95 अपवर्ड लगेगा। सिमिलरली अगर मूवमेंट की बात करें तो आपके पास एक ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है 32.05, और आपके पास 2 क्लॉकवाइज मूवमेंट है 5 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 32.05 मल्टीप्लाई बाय 60। तो अगर आप मूवमेंट कैलकुलेट करें तो मूवमेंट आपके पास 13.5 आ जाएगी एंड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आप डिटर्मिनेंट एनालिसिस बाय खुद कर सकते हैं बाय योर सेल्फ। सो अब आपने मूव करना है, इस मेंबर से भी मूव कर सकते हैं, इस मेंबर से भी मूव कर सकते हैं। अगर आपने रिएक्शन नहीं फाइंड किए होते तो फिर आपके पास मस्ट होता है कि आपने फ्री हैंड से मूव करते हैं कैंटिलीवर के केस में, क्योंकि आपके पास रिएक्शन नहीं होते। लेकिन आप रिएक्शन फाइंड किए हुए हैं, इससे भी मूव कर सकते हैं, इससे भी मूव कर सकते हैं। हम इससे मूव करेंगे और लास्ट में देखेंगे अगर हमारे रिएक्शन इसके साथ सेम आ रहे हैं तो मतलब हमने रिएक्शन भी ठीक फाइंड किए हुए हैं, हमारी ये वाली कैलकुलेशन भी ठीक है। सो आपके पास ये आ जाएगा 32.05 अपवर्ड, इसको बैलेंस करने के लिए 32.05 डाउनवर्ड एंड 7.95 लेफ्ट वर्ड, और इसको बैलेंस करने के लिए 7.95 अपवर्ड। अब आप यहाँ पे देखें समेशन एफ ऑफ एक्स बैलेंस है, समेशन एफ ऑफ वाई बैलेंस है, लेकिन अगर आप देखें तो ये दोनों कपल मूवमेंट बना रही है, और इसकी डायरेक्शन अगर आप नोट करें तो आपके पास 7.95 और 7.95 इनकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रही है। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगी 7.95 मल्टीप्लाई बाई 15।
सो 7.95 मल्टीप्लाई बाई 15 दैट इज़ 119.25। यहाँ पे आपके पास जिस इन फोर्सेस को शिफ्ट कर देते हैं 7.95 अब आपके पास लेफ्ट वर्ड, 7.95 आपके पास राइट वर्ड। अब इस जॉइंट पे आपके पास आप 5 वाली फोर्स लगा सकते थे या नहीं लगा सकते थे। अगर आप इस जॉइंट की बात करें तो अगर मैं इधर ये लगा देता हूँ 5K की फोर्स भी लगा देता हूँ और इधर से 7.95 आती है तो उसका रेजिस्ट करने के लिए फोर्स को इस तरफ ट्रेवल करना होगा, मतलब इस तरफ। और यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्री हैंड है, मतलब हमने अभी तो हमारे पास फ्री हैंड है ना, तो इस केस में हम यहाँ पे फोर्स इस जो 5K इस जॉइंट पे नहीं लगा सकते, हम 5K को इस जॉइंट पे लगाएंगे ताकि फोर्स ट्रेवल होकर किस तरफ जाए, फिक्स स्पॉट की तरफ जाए। सो दिस इज 7.95, 32.05 और UDL अपनी जगह है 2K पर फीट। सो 32.05 अपवर्ड लग रहा है, 60 डाउनवर्ड लग रहा है, तो आपके पास ये 27.95 अपवर्ड लग जाएगा, 27.95 प्लस 32.05 मिलकर 60 आपस में बैलेंस होगा। और यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज आपके पास 119.25। सो यहाँ पे आपके पास अब इस पॉइंट पे मूवमेंट को फाइंड करना बाय जस्ट इंस्पेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे मूवमेंट की एक डायरेक्शन एज्यूम कर देते हैं और फिर इस पूरे मेंबर पे समेशन ऑफ मूवमेंट लगा देते हैं एट दैट पॉइंट, दिस इज बी। सो समेशन ऑफ मूवमेंट एट बी बाय टेकिंग समेशन ऑफ मूवमेंट एट बी बाय टेकिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट एज पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा -m, अगर मैं इसको m कह देता हूँ क्योंकि एक मैंने काउंटर क्लॉकवाइज एज्यूम की हुई है, -m प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 15, दिस इज 60 एंड दिस इज 15 प्लस 119.25 ये जो आपके पास पॉइंट मूवमेंट है, एंड दिस इज -32.05 मल्टीप्लाई बाय 30। तो यहाँ से अगर आप m की वैल्यू निकालें तो m आपके पास आ जाएगा 57.75। आपके पास पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब है आपने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो आपके पास क्या है, सही है। नाउ आपके पास यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है 57.75, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा 57.75 और ये आपके पास 7.95 राइट वर्ड था, तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट वर्ड आ जाएगा 7.95 और यहाँ पे आपके पास जॉइंट की जो फोर्स थी 5K वो इस जॉइंट पे लग जाएगी। इस जॉइंट पे क्यों नहीं लगाई उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। सो 27.95 अपवर्ड था तो यहाँ पे आपके पास 27.95 डाउनवर्ड और इसको बैलेंस करने के लिए 27.95 अपवर्ड। अब यहाँ पे आपके पास 5K माइनस 7.95, तो इसका मतलब आपके पास रिजल्टेंट लग रहा है इस डायरेक्शन में 2.95 का, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में आपके पास 2.95 की फोर्स लगेगी। सो इस डायरेक्शन में आपके पास 2.95 की फोर्स लग रही है। अब अगर आप देखें तो ये वाली दोनों क्या कर रही है, इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। सो 2.95 मल्टीप्लाई बाय 15 आपके पास ये मूवमेंट बना रही है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऑलरेडी आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट है 57.735। अगर आप 2.95 मल्टीप्लाई बाय 15 करें तो आपके पास मूवमेंट बनती है 44.25, मतलब 44.25 आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज में आपके पास 57.75 है। ओवरऑल नंबर की बात करें तो इसका मतलब है आपको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और मूवमेंट की ज़रूरत है, डेट विल बी इक्वल टू 57.75 माइनस 2.95 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आपके पास 13.5 मूवमेंट आ जाएगी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप यहाँ पे अपना काउंटर चेक करें तो 2.95, 2.95, 27.95, 27.95, 13.5 एंड 13.5। इसका मतलब है कि हमारे पास सामने यहाँ पे जो रिएक्शन निकाले थे वो भी ठीक है और हमारे पास ये जो कैलकुलेशन है वो भी ठीक है। अगर रिएक्शन गलत आ जाए तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, या तो आपने यहाँ पे रिएक्शन गलत निकाले या आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन हो, तो फिर आपको स्टार्ट से मूव करना होगा। तो हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं सारे के सारे पार्ट्स के लिए। सबसे पहले हमारे पास ये वाला पार्ट्स आ गया 32.05, 32.05। सो हमारे पास ये वाला मेंबर मैंने ड्रा कर दिया 7.95, इसकी शेयर फोर्स यहाँ पे और बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड देन ये वाला मेंबर आपके पास यहाँ पे। तो सबसे पहले जस्ट अगर आपने इनकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो जस्ट आप अपनी कॉपी को थोड़ा सा रोटेट कर दें। लेकिन आपके पास जब ये राइट पे होते हैं तो आपने अपनी कॉपी को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है ताकि आपके पास ये आपके पास ऊपर आ जाए और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नीचे आ जाए। और इन केस अगर ये आपके पास लेफ्ट में है तो आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है ताकि आपके पास ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नीचे आ जाएंगे। देन आपके पास बनाने में आसानी होगी क्योंकि हमने बीम का एनालिसिस इजीली कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू
कॉलम की शक्ल में अगर आपके पास बीम हो। सो 7.95 अपवर्ड, दैट इज 7.95 एंड 7.95 डाउनवर्ड। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो आपके पास 119.25 डाउनवर्ड एंड देन अगर आप इसका एरिया फाइंड करें 7.95 मल्टीप्लाई बाई 15, तो आपके पास ये 119.25 आ जाएगा। तो ये आपके पास सीधा यहाँ पे चला जाएगा 0। दिस इज शियर फोर्स एंड दिस इज बेंडिंग मोमेंट। सिमिलरली 27.95 अपवर्ड एंड 27.5 माइनस 60, तो डेट इज़ 32.05 डाउनवर्ड। आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की ड्रा करें उससे पहले आपके पास ये वाला पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि आपको एरिया चाहिए होगा। तो 27.95 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे आपके पास आ जाएगा 13.975। सो आपके पास यहाँ पे पॉइंट मूवमेंट है 57.75 काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होते हैं लेफ्ट से। देन आपने ये वाला एरिया इसमें ऐड करना है 27.95 मल्टीप्लाई बाय 13.975 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो इससे आपके पास आ जाएगा 137.41 माइनस दिस प्लस दिस एरिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 137.41 एंड देन आपके पास जैसे ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो आपके पास 119.25। सो आपने पैराबोला ड्रा करना है, लाइक तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए। थोड़ा बहुत स्केल पे ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रही। सो उसके बाद लास्ट में हमारे पास ये वाला आ गया 2.95 डाउनवर्ड एंड और कोई भी आपके पास शियर फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास 2.95 अपवर्ड। दिस इज नेगेटिव एरिया। यहाँ पे आपके पास 13.5 काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, नेगेटिव है 13.5 और ये वाला एरिया भी आपके पास क्या है, नेगेटिव है 2.95 मल्टीप्लाई बाई 15। सो आपके पास ये मज़ीद क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा और कहाँ तक जाएगा 57.75, क्योंकि लास्ट में आपके पास पॉजिटिव मूवमेंट वही है। सो 13.5 एंड 57.75। सो ये हमने शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा किया या इन बीम्स को मेंबर्स को फ्रेम के मेंबर को बैलेंस किया बाय जनरल मेथड। और हम मैक्सिमम केसेस में यही फॉलो करते हैं, क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स एनालिसिस है जो थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है। उसमें जस्ट आपने मैट्रिक्स बनाने होते हैं। सो इसके बाद हम एक फ्रेम पे फॉर एग्जांपल करते हैं जिसमें हम सेटलमेंट की बात करेंगे। सो उसमें हम सेम फ्रेम लेते हैं ताकि आपके पास कैलकुलेशन कम हो और कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस हो।